जो शिक्षण संस्थाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ। उस समय जो सरकारी संस्थान, जो शिक्षण संस्थान थे, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, तो वो आरक्षण वहाँ लागू हो गया। लेकिन जो निजी संस्थान थे उनके कुछ लोग इसको अदालत में, कोर्ट में लेकर के चले गए और वो मामला कोर्ट में चलता रहा। उसमें फिर डिसीजंस आए, जो 2-3 मुख्य सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में उनका जिक्र कर देता हूँ। अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008, आईएमए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 और प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। अल्टीमेटली 2014 में जनवरी में ये मामला सेटल हो गया कि सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को निजी संस्थानों में आरक्षण दे सकती है। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि देश में चुनाव हुए 2014 में और एक नई सरकार अस्तित्व में आ गई। और पिछले 11 वर्षों से संविधान में ये प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको निजी संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है, ये संविधान कहता है अब। लेकिन उसके लिए एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और इस सरकार ने, मोदी की जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, जो संघ द्वारा समर्थित सरकार है, उसने आज तक वो लेजिस्लेशन नहीं बनाया। और इस तरह से इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो ओबीसीज, जो वंचित, शोषित, पीड़ित हजारों सालों से रहे हैं शिक्षा से वंचित, उनको जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। मैं, क्योंकि मामला कॉन्स्टिट्यूशन का है और उसमें थोड़ा एग्जैक्ट बोलना पड़ता है, तो मैं एग्जैक्ट आपको आर्टिकल 15(5) बताता हूं। वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes or the scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admissions to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than minorities educational institutions referred to in clause 1 of article 30। अगर इसको सिंपल इंग्लिश में कहा जाए तो आर्टिकल 15(5) states it enables the state to make special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes, scheduled castes, scheduled tribes in educational institutions, including private institutions, whether aided or unaided, except minority educational institutes। मैं हिंदी में भी इसको बोल देता हूँ। संविधान का जो 93वां संशोधन है उसका अधिनियम 2005 अनुच्छेद 15 में एक खंड 15(5) जोड़कर कहा गया कि राज्य को समाज के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए समायोजन से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रावधान स्थापित करने का अधिकार है, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके नामांकन के संबंध में है। तो ये तो आर्टिकल 15(5) है जो हमारे संविधान का एक हिस्सा है, जिसको ये सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी जी खुद को ओबीसी बोलते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात बोलते हैं, लेकिन 11 वर्षों से वो इस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं
इस संविधान के अधिकार को जो 100 करोड़ से ज्यादा ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको लगातार वंचित रखा जा रहा है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे नेता जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, न्याय योद्धा संविधान रक्षक राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों 29 जुलाई 2024 को 2:41 पे एक बात बोली थी और वो ऐतिहासिक शब्द हैं। अब इतिहास में स्वर्ण अक्षर में वो दर्ज हो चुके हैं। क्या वो वीडियो चल सकती है? मजबूर हो गए और इसी तरह से वो आर्टिकल 15(5) पे लेजिस्लेशन बना करके बहुत जल्दी ये सरकार मजबूर होगी कि वो इस आरक्षण को लागू करें। और कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे न्याय योद्धा संविधान रक्षक राहुल गांधी जी इस चीज के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे विक्टर हुगो ने कहा था कि हर चीज का एक समय होता है, हर आइडिया का एक समय होता है, जब वो समय आ जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय का अब समय आ चुका है और दुनिया की कोई ताकत इसको संविधान में जो सामाजिक न्याय के प्रावधान हैं उनको लगने से रोक नहीं सकती। तो मैं इतनी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा और मैं अनुरोध करूंगा अपने भाई राजेश जी से, आप इधर आ जाए। कोई नहीं, आप बैठिए, इट्स फाइन। आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। बहुत ऐतिहासिक घड़ी है और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आरएसएस की मानसिकता के विरोध में, उसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी और जो हमारे जननायक संविधान रक्षक राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाई, लाखों करोड़ों लोगों से संपर्क हुआ और मजबूत तरीके से कास्ट सेंसस करवाने की बात राहुल गांधी जी ने कही। कांग्रेस पार्टी ने उस दौरान एक कैंपेन भी चलाया, गिनती करो, और राहुल गांधी जी ये कहते थे कि देश में जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा देश का एक्सरे नहीं हो सकता, देश में ये जानकारी नहीं मिल सकती कि कौन सा वर्ग, कौन से लोग कितने हैं और वो किस स्थिति में हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। और पूरे देश के अंदर जो बहुजन आबादी है उस बात से बहुत प्रभावित है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। राहुल गांधी जी ने उस दौरान हर वर्ग की बात बहुत मजबूत तरीके से उठाई और जो कास्ट सेंसस का मुद्दा राहुल गांधी जी बार बार कहते थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन राहुल गांधी जी बेखौफ लीडर हैं, निडर हैं और उन्होंने हमेशा इस बात को माना कि जब तक मजबूत तरीके से वंचित, शोषित, पीड़ित समाज की आवाज़ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स नहीं उठाएंगे तब तक उनको न्याय, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। और वो राहुल गांधी जी का प्रेशर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की दमदार संसद में आवाज़, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े। वो लोग जो ये कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि जाति कास्ट सेंसस की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सली हैं
और यहाँ तक कि गडकरी जो उनके एक लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, उसने कहा था कि अगर जात की बात करोगे तो लात लगेगी, मैं लात मारूंगा। मैं गडकरी से सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने जो प्रेशर बनाया कास्ट सेंसस का, और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा गडकरी समेत विरोध करते रहे पूरे देश में, आज कास्ट सेंसस की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अब लात किसको मारोगे, ये सवाल है। और मेरा ऐसा मानना है, इस मंच के माध्यम से जो मैं मजबूत तरीके से बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो आरक्षण की सीमा है 50%, वो ख़त्म होनी चाहिए, वो कैप ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि सामाजिक न्याय में सबसे बड़ी रुकावट जो है आज, वो 50% की सीमा है। देश में जो SC, ST, OBC हैं, उनकी जनसंख्या 70% है, और जनसंख्या 70%, लेकिन आरक्षण सिर्फ 50% या न्याय है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने ये भी फैसला कर लिया है कि जिस तरीके से हमने कास्ट सेंसस भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके करवाया, उसी तरीके से ये 50% का जो कैप है, ये भी हम लोग हटवा कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हटाना चाहती है कैप, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में संविधान लागू किया, तो उस वक्त में RSS के लोगों ने, मनुवादी सोच के उसके विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाली थी, संविधान को जलाया था। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था इस समाज के अंदर दी, इस देश में दी, वो लोग जो इसके विरोधी थे, वो कभी नहीं चाहते कि ये 50% की जो सीमा है, ये आरक्षण की खत्म हो। स्वर्ण जाति के जो EWS का आरक्षण था, उसमें उन्होंने, केंद्र सरकार ने सवर्णों को EWS के नाम पर 10% तो अतिरिक्त दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मंजूरी भी दी। तो इससे ये साफ हो गया कि 50% की सीमा कोई भगवान की रेखा नहीं है, और ये ऐसी रेखा नहीं है कि जिसको पार नहीं किया जा सकता। अगर सवर्णों के लिए बीजेपी कर सकती है, तो SC, ST, OBC जो वंचित, शोषित, पीड़ित सदियों से रहे हैं, प्रताड़ित रहे हैं, जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, उनके लिए ये परहेज क्यों? कांग्रेस पार्टी शुरू से सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है, और 2024 का लोकसभा का जो हमारा मैनिफेस्टो था, राहुल गांधी जी ने उसमें कहा था कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम 50% की सीमा हटा देंगे। एक जीता जागता उदाहरण है, और ये कहते हुए भी मुझे बड़ा गर्व होता है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम कास्ट सेंसस सर्वे तेलंगाना में करवाएंगे, कर्नाटक में करवाएंगे, वो उन्होंने पूरा किया। और जिसकी वजह से जिस एक्सरे की राहुल गांधी जी बात करते हैं, वहाँ पर तेलंगाना में भी एक ऐतिहासिक ये जो कदम उठाया, उससे हमको जानकारी मिली कि आज वहाँ पर जो SC, ST, OBC है, किस स्थिति में रह रहा है। और वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो अपने जो कार्यक्रम बना रही है, अपने जो प्रोग्राम बना रही है, उसका प्रारूप उसी कास्ट सेंसस सर्वे के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये घोषणा तो हो गई, लेकिन मुझे भरोसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यू टर्न वाली सरकार है। ये अपनी बातों पर मजबूत तरीके से टिकने वाले लोग नहीं हैं। महिला आरक्षण में आपने देखा कि महिला आरक्षण का मसला था, घोषणा कर दी, वाहवा लूटी, लेकिन उसका आज तक कुछ अता पता नहीं है।
उसी तरीके से इन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि ध्यान भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो ये मांग कांग्रेस पार्टी की हमेशा रही और इसका विरोध बीजेपी करती रही, उस वक्त में जब देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा था, बिहार के अंदर अभी चुनाव हैं, तो वहाँ पर उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ये घोषणा हुई, मुझे इस बात का संदेह है कहीं ये भी जुमला ना हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े जुमलेबाज हैं और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी इस बार उनको चैन की सांस नहीं लेने देगी। अब उन्होंने घोषणा तो कर दी है, अब हमारी मांग है कि खारगे जी ने भी कहा है कि इसकी टाइमलाइन फिक्स की जाए और टाइमलाइन 3 महीने के अंदर ये कास्ट सेंसिस शुरू हो और उसके बाद में जो हमारी मांग है कि वो कास्ट सेंसिस का क्वेश्चनर क्या होगा, उसमें सवाल क्या पूछे जाएंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, उसके बारे में चर्चा हो। समय निर्धारित हो कि कितने दिन के अंदर कास्ट सेंसस कंप्लीट होगा, ये हमारी मांग है। एंड बीजेपी मस्ट अपहोल्ड द फेडरल स्ट्रक्चर, बट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, the BJP is bent upon demolishing the constitution of this country, and we believe, the Congress believes, कि हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे संविधान की रक्षा करने में। और जिन राज्यों के अंदर जनसंख्या और सामाजिक ज़रूरतों के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता प्रदेशों को, राज्यों को मिलनी चाहिए। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि 50% कैप नहीं, 100% सोशल जस्टिस की बात करो। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। जातिगत जनगणना ये इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि पहले वो आपका तिरस्कार करेंगे, फिर वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, फिर वो आपसे लड़ाई लड़ेंगे और अंत में आपकी जीत होगी। यही राहुल गांधी जी के साथ हुआ है। जब बीजेपी का ऐसा कोई कार्यकर्ता ना, कोई नेता नहीं था जिसने राहुल गांधी जी का मजाक नहीं उड़ाया कि जातिगत जनगणना कैसी होगी। जब राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर चैलेंज करा कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे, तब भी बीजेपी के नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया, यहां तक कि उनकी जाति पर भी सवाल उठाए। जब अनुराग ठाकुर जी ये बोलते हैं कि आपकी जाति क्या है, और जो जाति जिसको पता नहीं वो जाति की बात करता है, तो यह साफ है कि बीजेपी की और मोदी की जो मानसिकता है वो कभी भी जातिगत जनगणना के साथ नहीं रही। और ये जो यू टर्न हुआ है, ये जबरदस्त यू टर्न मोदी जी ने लिया है। पहले मोदी जी खुद कहते हैं कि सिर्फ 4 जातियां होती हैं, जिसमें युवा, महिला, किसान और गरीब। आज वो ये कह रहे हैं कि बाकी जातियां भी हैं। ये मोदी जी ने ही कहा था कि जो भी जातिगत जनगणना की बात करता है वो अर्बन नक्सल ख्याल है। यह भी मोदी जी का ही कहना था कि जो जाति की बात करता है वो पाप है। तो क्या हो गया कि इतना बड़ा यू टर्न हो गया। इनके बड़े बड़े नेता, चाहे नितिन गडकरी जी हो, जो कहते हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको पड़ेगी लात, चाहे योगी जी हो, जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हकीकत यह है कि इनको कहीं ना कहीं यह लग गया कि जातिगत जनगणना सबसे बड़ी इस देश की क्रांति है, और अब यह क्रांति रुकने नहीं वाली है। और हम लोग यहां पर ही नहीं रुकेंगे। हमें इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक बजट कहां से आएगा यह इन्होंने नहीं बताया। 2019 में जो सेंसेक्स के लिए बजट अलोकेट हुआ था वो 8,200 करोड़ का बजट अलोकेट करा था। आज 2025 में
जब हम जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं तब यह बजट पहुंच गया 11,000 करोड़ और 2025-2026 में सरकार ने सिर्फ जनगणना के लिए 575 करोड़ का बजट रखा है। तो अब बाकी 11,000 करोड़ का अगर बजट है तो क्या 575 करोड़ रुपए में वो पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? क्या इसमें पारदर्शिता नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं होना चाहिए? जब कोई घोषणा होती है तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है, पर आज तक क्या क्वेश्चनर रहेगा, कैसे जनगणना होगी, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी, यह किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। और यही नहीं, अभी तक कोई डेडलाइन नहीं दी गई, ना डेडलाइन दी गई ना टाइमलाइन दी गई। कैसे करेंगे, क्या करेंगे और कब होगी, यह किसी को नहीं मालूम। तो बात साफ है कि इनकी नीयत में खोट है, क्योंकि अगर यह बजट हमको बता नहीं रहे, प्रक्रिया यह हमको बता नहीं रहे, डेडलाइन यह हमको बता नहीं रहे, तो इन पर भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? और जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोदी जी का, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, हमेशा ये अपने वादों से पलटते दिखे हैं। और आज सामाजिक न्याय का बहुत संवेदनशील मुद्दा है। पूरे देश में जातीय हिंसा बढ़ती चली जा रही है। एक हफ्ते पहले मुरैना में एक दलित को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने डीजे बजाया। और आपको जानकर यह दुख होगा, जिस दिन उसको गोली मारी गई उस दिन 14 अप्रैल था, मतलब अंबेडकर जी की जयंती के दिन अगर कोई डीजे आज दलित बजाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। बालाघाट में 4 नाबालिग आदिवासी बच्चों का गैंगरेप हो जाता है, उस पर क्या कार्रवाई होती है? पूरे देश में लगातार जातीय हिंसा बढ़ती जा रही है, पर कहीं ना कहीं बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है। यह इसको जुमले की तरह आगे ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, यह तो भविष्य बताएगा, पर आज इनकी गंभीरता कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। हम मोदी जी से यह मांग करते हैं कि हमें हेडलाइन नहीं चाहिए, हमें टाइमलाइन और डेडलाइन चाहिए। और जब तक आप हमको टाइमलाइन और डेडलाइन नहीं देंगे तब तक हम यही समझेंगे कि आपने ये जो निर्णय लिया ये डर कर निर्णय लिया है, चुनावों को देखकर लिया है, पहलगाम के अटैक को देखकर लिया है। हम चाहते हैं कि इसकी गंभीरता को आप सबके सामने लाएं और जो हमने सवाल कर रहे हैं, चाहे वो बजट को लेकर हो, चाहे वो डेडलाइन को लेकर हो, चाहे इसकी प्रक्रिया को लेकर हो, इस चीज को साफ करना चाहिए। और जातिगत जनगणना में एक चीज तो साफ हो गई है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और जिस तरह से राहुल जी ने पूरी ताकत से इसको पूरे देश में उठाया है, तो इससे नरेंद्र मोदी जी भी डरे हैं, अमित शाह भी डरे हैं और आरएसएस भी डरा है। जय हिंद, जय भारत। एनी क्वेश्चंस? जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो उसके बाद जो आप आरक्षण की सीमा 50% ज़्यादा करने की मांग कर रहे हैं, तो उसमें SC, ST और OBC में जो तमाम जातियां हैं, क्या उनको सब कैटेगरी के लिहाज से आरक्षण उनके लिए भी रखा जाए, उस तरीके से किया जाए, या सिर्फ जैसे अभी है कि OBC को इतना आरक्षण उसमें सारे आ गए, या बाद में कि OBC में यादवों को इतना, इनको इतना, इनको इतना, यानी सब कैटेगरी की जाए SC, ST, OBC के आरक्षण में? क्या आप लोग इसके पक्षधर हैं? देखिए, ऐसा है कि जातीय जनगणना के जब आंकड़े आएंगे, संख्या का पता लगेगा। और जो जातीय जनगणना है वो इतनी सिंपल नहीं है जैसे उसके नाम से लगता है कि भाई जातियों की संख्या पता कर ली जाएगी। जो तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई है वो मैं समझता हूं कि विश्व में एक नया ही काम हुआ है, ऐसा काम पूरे विश्व में नहीं हुआ है। 3.5 करोड़ लोगों की 54 क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल उनकी क्या पोजीशन है, वो इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, एजुकेशनल पोजीशन क्या है, पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, सोशल क्या है, उनकी भागीदारी
जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें क्या है, मीडिया में क्या है, ब्यूरोक्रेसी में क्या है, जुडिशरी में क्या है, हायर जुडिशरी में क्या है, वो सब चीज़ें पता लगाने की कोशिश की गई है। अब इस पैनल में कम से कम 2 डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर विक्रांत भूरिया और मैं। ही इज़ अ सर्जन, आई एम ए फिजिशियन। तो अगर एक डॉक्टर के पास 4 रोगी आते हैं और वो कहते हैं जी हमें कमजोरी है, तो उसका इलाज ये नहीं कि सबको च्यवनप्राश दे दिया जाए। केमिस्ट तो यही दे देगा सबको च्यवनप्राश। लेकिन अगर एक कोई रियल डॉक्टर होगा जो एमबीबीएस होगा, साइंटिफिक प्रैक्टिस करता होगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो पता लगाएगा कि इस कमजोरी का कारण क्या है। तो हो सकता है कि किसी का ब्लड टेस्ट पे पता लगे कि उसको एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, दूसरे को प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, तीसरे को कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सबको अलग अलग, किसी को कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाएगा तो किसी को आयरन सप्लीमेंट दिया जाएगा। तो ये जो तेलंगाना में काम हो रहा है, और मैं बताता हूँ आपको, पूरा विश्व हैरान हो जाएगा 1 महीने बाद। एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट कमेटी उस पर काम कर रही है, हेडेड बाय चीफ, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, वो उसको हेड कर रहे हैं। और हमारे जो डिपार्टमेंट प्रवीण चक्रवर्ती जी जो हैं, वो उसको, उस कमेटी के कन्वीनर हैं। तो एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है जिसकी सारी डिटेल्स 1 आध महीने में आपके सामने आएंगी। हर एक जाति की समस्या अलग है। जैसे आपने बताया, किसी जाति में एजुकेशनल प्रॉब्लम ज़्यादा है, कोई जाति ऐसी है जो एंटरप्रेन्योरशिप में उसकी भागीदारी नहीं है, बिजनेस में नहीं है, मीडिया में नहीं है। अलग अलग जातियों की अलग अलग समस्याएं हैं। और जितना स्पेसिफिक प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अब क्योंकि 5000 से ज़्यादा जाति हैं इस देश में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5000 कैटेगरीज बन जाए, लेकिन वॉट एवर इज प्रैक्टिकल पॉसिबल। और तेलंगाना में अभी आपने देखा कि शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है, तो वहाँ जो कांग्रेस सरकार है उसको उन्होंने 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया है। तो दैट इज प्रैक्टिकल पॉसिबल, लेकिन वो आंकड़ों के ऊपर बेस्ड होगा कि किसकी कितनी संख्या है और कितनी भागीदारी है, उसके ऊपर देखते हुए तो ये काम होगा। और जितना ज़्यादा साइंटिफिक हो सकता है उतना ज़्यादा साइंटिफिक इसको किया जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इस देश के जो पिछड़े थे, दलित थे, आदिवासी थे, गरीब थे, वो बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि कोई एक ऐसा नेता आए जो बेधड़क बहादुरी से उनके हक और हकूक के लिए, संवैधानिक के लिए लड़े। लेकिन जो इस दुनिया में मनुवादी ताकतें हैं, वो कहते हैं कि जब कोई इस बराबरी की, समता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, तो पूरे ब्रह्मांड की जो मनुवादी ताकतें हैं वो साजिश रचना शुरू कर देती हैं उसके खिलाफ। और हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हुए जो सामाजिक न्याय की बात बड़े जोर शोर से करा करते थे, लेकिन आज आप देखते हैं कि वो चुप बैठ गए हैं घरों में, 20-20 फुट की दीवारें करा रही हैं चारों ओर, बोलते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी, उनके ऊपर चाहे ईडी का मुकदमा लगा दो, चाहे उनकी संसद सदस्यता छीन लो, घर से निकाल करके उनको सड़क पर कर दो, गालियां दो, धमकी दो, और अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के भद्दे अपशब्द इस्तेमाल किए, वो विचलित नहीं होते। वो हिमालय पर्वत की तरह अडिग सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। और इस देश के जो 100 करोड़ जो लोग हैं, जो आदिवासी, 100 करोड़ से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के, उनका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होने जा रहा है। जैसे वो रामधारी दिनकर जी भी कहा करते थे ना कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार रचाती है, दोराहा समय के घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वही काम राहुल जी जो हमारे संविधान रक्षक हैं उनके नेतृत्व में इस देश में होने जा रहा है। जो दलित पिछड़े हजारों सालों से जो पीड़ित रहे हैं, वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं, उनको सामाजिक न्याय अब मिलेगा। जी सर, कांग्रेस ने जाति जनगणना का श्रेय लिया, तो बिहार विधानसभा चुनाव में उसको फायदा मिलेगा? देखिए, राहुल जी ने बहुत सारे संविधान सम्मेलन भी किए हैं, राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं करते कई बारी। और बहुत सारे जो पत्रकार भी राहुल जी को ये समझाते थे कि जी आप ये क्या मुद्दा उठाते हैं, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। वो अलग बात है कि अब जब से
बीजेपी सरकार ने इस बात को मान लिया है तो वो बातें अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन ये एक देश को बनाने का मुद्दा है और इस तरह के मुद्दे को और जिस तरह से भी देश बन सकता है, क्योंकि 90% अगर किसी देश के लोग वंचित रहेंगे, वो हाशिए पे रहेंगे, वो देश बन ही नहीं सकता। अगर हम इस भवन में बैठे हैं, मान लीजिए 90% इसकी ईंट कमजोर हो जाएंगी, भरभरा के गिर जाएगा। तो एक एक ईंट, वो कहते हैं ना, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। तो देश का एक एक नागरिक जब सुदृढ़ होगा, सशक्त होगा, खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, सुशिक्षित होगा, तभी ये देश बनेगा। जी, दैट्स ऑल। थैंक यू। AICC के OBC डिपार्टमेंट का चेयरमैन, मेरे साथ SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री राजेश लिलोटिया जी, और मेरे बाईं तरफ शेड्यूल ट्राइब का जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसके चेयरपर्सन डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, ऑडियो वहाँ नहीं है, नहीं तो रुक जाओ ना, बाकी लोग में आएगा, अरे नहीं आएगा ना नीचे। नहीं शुरू होगी, उसका माइक नहीं करो। हाँ कोई बात, हाँ बताओ माइक। सारे लोग माइक आएंगे फिर। क्या तुम लोग हटाओ माइक को। शुरू करें? तो साथियों, हम चाहते हैं कि देश का सभी नागरिकों को ये जानकारी हो कि हमारे देश में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे, तो हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था जो 93वां संशोधन कहलाता है, 93rd अमेंडमेंट। उसमें 15(5) आर्टिकल बना 2006 में, और उस आर्टिकल के थ्रू जो शिक्षण संस्थाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ। उस समय जो सरकारी संस्थान, जो शिक्षण संस्थान थे,